साथियों नमस्कार। साथियों, बांग्लादेश का भी हाल वही होने वाला है जो पाकिस्तान का हो चुका है और आने वाले समय में जो पाकिस्तान का होगा वही बांग्लादेश का भी होगा। यानी कि जो इलाज अभी पाकिस्तान का हमने कर दिया है, एक इलाज ऐसा भी बांग्लादेश का करेंगे। उसके बाद दोनों का ही वो काम हो जाएगा जो हम सब चाह रहे हैं, यानी कि विखंडन और भारत का क्षेत्रफल बढ़ना। बांग्लादेश में आंतरिक विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कब वहां पर मिलिट्री कू हो जाए, कब वहां पर तख्ता पलट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पिछले लंबे समय से हम इस बात के कयास लगा रहे हैं कि अब तख्ता पलट होगा, अब तख्ता पलट होगा, लेकिन चीजें टलती जा रही हैं। अब लगता है कि टलने की ज्यादा गुंजाइश है नहीं। भारत ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारी चीजों पर गौर फरमाते हैं। आइए देखिए, ये जो चचा हैं, ये मोहम्मद यूनुस हैं। 85 साल के होने वाले हैं, मगर इनकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। इनको कुर्सी का बड़ा लालच है। इनको पूरा बांग्लादेश का एक तरीके से रेडिकल चेहरा बनना है। पता नहीं इनके क्या क्या ख्वाब हैं। और एक ये है वकारुज़्ज़मान, बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ हैं। ये व्यक्ति बांग्लादेश का भला चाह रहे हैं। ये शेख हसीना द्वारा मिलिट्री चीफ बनाए गए थे। बाद में शेख हसीना का ही तख्ता पलट हो गया, वो बात अलग है। बट हाँ, काफी हद तक ये चाहते हैं कि बांग्लादेश प्रोग्रेसिव राह पर आगे चले। ये चाहता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से रेडिकल हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान हो चुका है। एक्चुअल में ये क्या चाहता है, इसके आका चाहते हैं जो इससे ये सब करवा रहे हैं। इसके आका कौन कौन है? एक टर्की है जो फिक्स रहता है, एक अमेरिका है जिसने इसको बिठाया था। अब अमेरिका में चूंकि सरकार बदल गई है तो अमेरिका से उतना सपोर्ट इसे मिल नहीं रहा, तो उसने नया आका बनाया है, वो है चाइना। ठीक है साहब। अब इसने ऐसा क्या कर दिया कि हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में अब एक भीषण गृह युद्ध होने वाला है और तख्ता पलट होने वाला है। हुआ ये है कि अभी एक दो दिन पहले इन्होंने, ये जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने बांग्लादेश के आर्मी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई और जितने भी आर्मी के पर्सनल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो इस प्रकार की वर्दी पहन करके आए थे जो युद्ध के दौरान पहनी जाती है। जैसा आपने देखा होगा, जब हमारे डीजीएमओज प्रेस वार्ता कर रहे थे या हमारे ऑफिसर्स ब्रीफ कर रहे थे, तो एक विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म पहन करके आए थे जो युद्ध के दौरान पहनी जाती है या ऑपरेशन के दौरान पहनी जाती है। तो इस प्रकार की यूनिफॉर्म क्या दर्शा रही है, आप समझ सकते हैं। दूसरा, उस हेडक्वार्टर में क्या मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है, नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि उसके बाद आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि भाई जल्द से जल्द संभल जाओ वरना खेल हो जाएगा। क्या समझ जाओ साहब, ये क्या चाह रहे हैं आर्मी चीफ? आर्मी चीफ ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराएं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को चुनाव के द्वारा चुना नहीं गया है, जनता ने नहीं चुना है, इनको ऊपर से बिठाया गया है सलाहकार के रूप में, लेकिन ये है वहां के प्रधानमंत्री एक तरीके से। तो जनता भी चाहती है और ये भी चाहते हैं कि ये चुनाव कराएं। इनको पता है कि अगर मैं चुनाव कराऊंगा तो हार जाऊंगा। इस वजह से इनको ये डर है कि चुनाव जितने टल जाए उतना अच्छा है। इनको ये है कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। शराफत से नहीं मान रहे तो ये अपने तरीके से करेंगे। ये पूरी कहानी है। अब आप कहेंगे कि ठीक है साहब, इन्होंने वार्निंग दी है, तो वार्निंग सिर्फ इतनी दी है या और भी कोई बात हुई है? एक बात यह हुई है कि जो मोहम्मद यूनुस है उसने शेख हसीना की आवामी लीग को बांग्लादेश में बैन कर दिया है। कहानी समझिएगा, बैन कर दिया है। एक इतिहास रहा है कि जब भी किसी पार्टी को बैन करोगे आप, या उसके नेता को जेल में डालोगे, या उसके नेता के साथ बर्बरता करोगे, तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। आज तक भारत में जो भी नेता जेल गया है, जेल से बाहर आने पर वो पहले से बड़े मार्जिन से जीता है। केवल एक एक्सेप्शन है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो जेल जाने के बाद खुद भी हार गया। बाकी कोई भी इतिहास उठा करके देख लो, कभी भी किसी को जेल में डाला, अगली बार तगड़े तरीके से जीत करके आता है। तो इस बार आवामी लीग को बैन करने का मतलब है लोगों में गुस्सा और बढ़ जाना। यहां से आप यह भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादातर पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। कारण यही है, आप एक्शन लोगे, जनता ये नहीं देखेगी किसकी गलती है या नहीं है, जनता ये देखेगी कि बताओ हमारे नेता के साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि जनता जब जुड़ती है तो फिर वो भावनात्मक रूप से जुड़ती है। यही कारण है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम तरह के अन्य नेताओं के खिलाफ मोदी जी उतना सख्त नहीं होते जितना होना चाहिए, क्योंकि होंगे तो ये लोग और पावरफुल हो जाएंगे। ये लोग चाहते हैं कि ये हों। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों के बारे में भी जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, तो कई लोग कहते हैं अरे पीओके ले लो, अरे पाकिस्तान को तोड़ दो, अरे पाकिस्तान को फूंक दो। ये तो चाहते हैं आप ऐसा करो, तभी तो राजनीति स्टार्ट होगी। अब देखो इसने क्या गलती करी है, मोहम्मद यूनुस ने गलती ये करी है कि इसने आवामी लीग को बैन कर दिया। अब आवामी लीग को बैन करना ये कोई मैच्योर डिसीजन नहीं है, ये इमेच्योर डिसीजन है। फर्ज करो आज मोदी जी कांग्रेस को बैन कर दे इस देश में, मैं आपको लिख के देता हूं अगले चुनाव में कांग्रेस जीत जाएगी, या कांग्रेस पार्टी बैन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपने चुनाव चुनने पर नहीं लड़ पाएगी, इंडिपेंडेंट होकर लड़ेंगे और जीत जाएंगे। पाकिस्तान में आप देखिए, जो इमरान खान की पार्टी थी उसको एक तरीके से बैन कर दिया गया था।
बैन करने के बाद इमरान खान की पार्टी के जितने भी नेता लोग थे वो इंडिपेंडेंट होकर के लड़े, और अंत में जो चुनाव का नतीजा निकला वो ये था कि इंडिपेंडेंट बहुमत में थे। लेकिन चूंकि बहुमत का मतलब है जितनी भी पार्टी जीती है उन सब में सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आए थे, पर वो नंबर उतना नहीं था कि सरकार बना सके, और कोई उन्हें समर्थन नहीं दे रहा था, इसलिए उनकी सरकार बन नहीं सकी। बाकी वहां के आर्मी चीफ ने घपलेबाजी करी थी, वो हम सब जानते हैं। तो जब भी आप किसी को बैन करते हो तो ये उसके परिणाम होते हैं। तो इन्होंने पहला गड्ढा तो ये खोद लिया। दूसरा ये कि लगातार ये मान नहीं रहे, कभी ये चीन के पास जाते हैं, कभी अमेरिका से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, कभी टर्की से संपर्क करते हैं, इस समय फड़फड़ा रहे हैं। इसलिए इस फड़फड़ाहट में चीन के कहने पर या टर्की के कहने पर कभी ये कहते हैं कि सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे, कभी कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल के ओशन के गार्जियन हम ही हैं, कभी ये कहते हैं कि आओ चाइना आओ तीसरा प्रोजेक्ट संभाल लो, कभी ये कहते हैं कि आओ चाइना आओ यहाँ एयरबेस बना लो अपना। ये सारी जो बातें हैं ये ना पता है बुझता हुआ दिया हूं, जो कुछ कर सकता हूं करो, डूब देखो तिनके का सहारा, जो कुछ कर सकता हूं करो। इसलिए ये आदमी ये जानते हुए भी कि भारत ने पाकिस्तान को कुचल दिया ऐसे बयानबाजी कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ठीक है साहब इन दोनों की लड़ाई है, इसमें भारत किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। भारत ऐसे खेल रहा है, अब आप इस पे आइए देखिए। बांग्लादेश का आर्मी चीफ अभी अप्रैल के महीने में 10 अप्रैल के आसपास 4 दिन के लिए मॉस्को गया था, रशिया में मीटिंग करके आया है। क्या बात हुई है नहीं पता। यह आदमी कल परसों फिर गया है मॉस्को, और जब भी ये वहां जाता है और यहां आता है, मतलब रशिया जाता है और वापस बांग्लादेश लौट के आता है, तुरंत चुनावों की बात करता है। और अब तो ये रशिया से जैसे ही आया इसने चुनाव की बातों को इतना ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया कि आर्मी की मीटिंग बुला रहा है। तो इससे आप समझ रहे हैं भारत किसके जरिए बात कहलवा रहा है, आप जानिए। उसके अलावा ये देखो, ये तो मैंने आपको बताया अप्रैल में गया था, ये हेडिंग, ये अभी गया है परसों, ठीक है। उसके बाद इसने आकर के यूनुस को धमकी दे दी है, ठीक है साहब। और चाइना के साथ यूनुस किस तरह से लगा हुआ है वो भी आप देखिए। उधर आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ रशिया के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है, यूनुस को धमकी दे रहा है। इधर आप देख रहे हैं यूनुस लगातार चाइना से मीटिंग कर रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। समझ रहे हैं आप। यूनुस जो कर रहा है चाइना के साथ मिलकर के, उसको ब्रह्मा चेलानी साहब ने भी काफी कोट किया, ये आजकल बड़ा चर्चा में है। तो इनका कहना यह है कि भारत को चिंता करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक एयरबेस बना ले, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी। ये लाल मुनीर हाथ में, इधर देखिए, इधर कहीं इधर संभावना है कि अपना एयरबेस चाइना बना सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाइना अगर एयरबेस बनाने की मंजूरी प्राप्त कर भी लेता है तब भी उसको एयरबेस बनाने में मिनिमम 4 से 5 साल लगेंगे। बट दिक्कत यह है कि अगर चाइना को परमिशन मिल गई या चाइना ने ये डील कर ली इसके साथ कि ठीक है हम बनाएंगे, तो फिर भारत ऑपरेशन उस हिसाब से कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से फिर चाइना का प्रोजेक्ट हो जाएगा। आप अगर वहां पर ऑपरेशन करोगे तो फिर चाइना ऑफेंड हो जाएगा कि आपने हमारे उस पर प्रोजेक्ट पर जो है हमला किया है, तो भारत के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए भारत को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई ऐसा ऑपरेशन करे कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा कर दे और ये पोर्शन कब्जा ले। इस पोर्शन को मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो वो ये वाला है, समझ रहे हैं आप। भारत को जल्द से जल्द एक्शन करना होगा कि कैसे भी करके ये पोर्शन भारत के पास आए और ये चिकन नेक हमारी जो है और चौड़ी हो जाए, और ये जो इनका ये चिकन लेग है ये भी हमको लेने की आवश्यकता है। चीज़ों क्रम में बढ़ रही हैं, लेकिन भारत ये चाहेगा, मैं फिर बता रहा हूं, भारत ये चाहेगा कि बांग्लादेश पर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर और पानी का दबाव बनाया जाए। इकोनॉमिक दबाव कैसे बनाया है, भारत ने बांग्लादेश से कह दिया है कि तुम्हारे जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब सी रूट से आएंगे, और सी रूट में भी आप या तो मुंबई के पोर्ट से लाइए या कलकत्ता के पोर्ट से लाइए। अब अगर पहले तो बांग्लादेश रोड रूट से सीधे भेज देता था ऐसे और ऐसे, अब हमने मना कर दिया, हम लेंगे नहीं ऐसे। तो अगर ये सी रूट से भेजेगा तो जाहिर सी बात है कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, बांग्लादेश की चीजें महंगी हो जाएंगी, भारत में उतनी बिकेंगी नहीं। तो भारत को हमने एक इकोनॉमिक झटका दिया है। दूसरा, भारत की सेना ने यहां पर करी है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी हमने बांग्लादेश को यह बताने की कोशिश करी है कि लाला तेरे पर नजर है हमारी। अब धीरे धीरे भारत पानी पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। जब लगेगा कि बांग्लादेश ज्यादा ही हाथ से निकल रहा है, फिर भारत और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो भारत बाहर से इस तरह से बांग्लादेश को घेरेगा, उसको धीरे 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 गर्दन दबाएगा। अंदर ही अंदर भारत कोशिश करेगा कि आर्मी कू हो जाए। इसमें भारत, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि रशिया का सहारा ले रहा है। भारत पुतिन के साथ बातचीत करके पुतिन के जरिए बांग्लादेश को कहलवा रहा है कि भाई तुम ऐसे करो। कारण क्या है, कभी भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं दुनिया में, कोई भी बड़ा देश हो, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल ही हो, जब तक आप किसी दूसरे देश की, जैसे मान लीजिए भारत को
या मान लीजिए इजराइल को यह पता करना है कि भाई पाकिस्तान में कोई फलाना आदमी है जो यहूदियों का दुश्मन है और इजराइल उस फलाने आदमी को मारना चाहता है पाकिस्तान में, तो इजराइल की जो मोसाद है वो कितनी भी मजबूत क्यों ना सही, वो जब पाकिस्तान में खोजबीन करने आएगी तो जाहिर सी बात है भारत से भी मदद लेगी, क्योंकि उसको पता है भारत पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट है, भारत की रॉ को ज्यादा अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के कोने कोने में क्या है, हो सकता है मोसाद को भी पता हो, तो कई बार ऑपरेशंस मिलके होते हैं। ऐसे ही रशिया की जो अलग अलग जो उनकी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो भी देशों में फैली हुई हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो। तो यहां पर भारत इन देशों के साथ मिलकर के ये प्रयास कर रहा है कि टेक्निकल एडवांटेज प्राप्त करते हुए इनकी सारी जानकारी अपने पास रखे और भारत इनके साथ, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ डायरेक्ट बात करके कोई एक ऐसा संदेश दुनिया में देना नहीं चाहता कि देखो हमारी वजह से बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। आप समझ रहे हो? मतलब बांग्लादेश में रातों रात खेल हो जाएगा और हमारा कहीं नाम भी नहीं आएगा, ये वो वाली बात है। अगर हम बातचीत करते मान लो उसके आर्मी चीफ से और फिर खेल होता तो ये हो जाता कि भारत ने भड़काया है, भारत ने आर्मी चीफ को बल दिया है ना। हमने रशिया से कहा कि रशिया भाई तुम जरा देखना, तुम्हारे वहां पर खुफिया एजेंट्स भी हैं, तुम्हारे वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तुम्हारी बांग्लादेश से बातचीत भी है, जरा तुम देखो उसको थोड़ा समझाओ यार कि ज्यादा दिक्कत ना दे, वरना फिर हम देख लेंगे। ऐसे करके हमको नहीं आना पिक्चर में डायरेक्टली, आप समझ रहे हैं? चाइना वेट कर रहा है कि हम आए, चाइना चाहता है हम युद्ध में जाएं, चाइना इस बात से पाकिस्तान से नाराज है कि तुमने युद्ध क्यों जल्दी 2-3 दिन में खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान क्या बताया कि मेरी औकात ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो बड़ी खतरनाक सी है, जिस पर चर्चा नहीं हो रही है अभी कहीं भी। वो है कि अगर बांग्लादेश के साथ हम कोई ऑपरेशन चलाते हैं, कोई भी चीज हमारी होती है, तो उसमें बांग्लादेश के साथ टर्की चाइना तो खड़े ही है, यूएसए भी खड़ा हुआ दिखाई देगा। लिख के ले लीजिए, यूएसए हो सकता है उतने बड़े स्तर पर सपोर्ट ना करे, बट यूएसए बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा और यूएसए बांग्लादेश की अगर भारत से कोई झड़प होती है तो, अगर होती है तो सारा इंटेलिजेंस गैदर करेगा कि इस जगह पर उसका स्टारलिंक प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। आप याद कीजिए, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हालांकि अभी भी चल रहा है, तो आपने गौर किया होगा बीच में एक पॉज आ गया था, जब एकदम से ट्रंप ने बोला कि मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रशिया की तरफ हो गया ट्रंप और यूक्रेन से पीछे छुड़ा लिया, ये सारी बातें। कारण क्या था पता है? यूक्रेन के युद्ध के दौरान इलोन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट यूक्रेन की मदद कर रहा था रशिया के खुफिया ठिकाने बताने में। आप समझ रहे हैं? रशिया की फौज कहां से आ रही है, कहां से उसके टैंक्स आ रहे हैं, कहां से क्या आ रहा है, ये उसका स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरी जानकारी यूक्रेन को दे रहा था। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। ये एक ऐसी परियोजना है जो इलोन मस्क चालू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरी पृथ्वी पर सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट दिया जाएगा और इसमें लगभग 36,000 छोटी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी जाएंगी। इनमें से कई छोड़ी जा चुकी हैं और दुनिया के कई देशों में इंटरनेट दिया भी जा रहा है। अब स्टारलिंक ने ये, या कहें कि इलोन मस्क ने ये इच्छा जताई है कि हम बांग्लादेश को भी इसी प्रकार से इंटरनेट देंगे और स्टारलिंक पूरे बांग्लादेश को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। अब आप खुद सोचिए, दुनिया में इतने देश पड़े हुए हैं, एक से एक देश पड़े हुए हैं, तुमने सब छोड़ करके वो बांग्लादेश को ही इंटरनेट देने का क्यों सोचा? क्योंकि आपको उस बांग्लादेश की पूरी जियो लोकेशन को स्कैन करना है, ट्रैप करना है, आपको भारत की मूवमेंट देखनी है, आपको भारत की स्ट्रेटेजीज देखनी है। उस हिसाब से आप ये योजना बनाओगे कि भारत को लंबे युद्ध में कैसे ढकेला जाए। यूएसए हो, चाइना हो, दोनों ही चाहते हैं भारत लंबे युद्ध में जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत इकोनॉमिक प्रोग्रेस करे। भारत इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर जाएगा तो कल को इन दोनों के लिए सरदर्द बनेगा, इसलिए दोनों ही चाहते हैं। अभी तो फिलहाल तो चाइना बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन यूएसए का भी प्लान ये है कि भारत को ज्यादा ग्रो नहीं होने देना है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत दूसरा चाइना बन जाए। इसलिए ये लोग भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको टेस्ट करना चाहते हैं, भारत की सैटेलाइट पूरी प्रोग्रामिंग को टेस्ट करना चाहते हैं, भारत की स्ट्रेटेजी टेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसका उपयोग ये बांग्लादेश में करेंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मणिपुर में जब हिंसा चल रही थी तब भी स्टारलिंक के कुछ गैजेट्स वहां पे पाए गए थे, यानी कि वहां भी स्टारलिंक का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का जो रीजन है, इस पूरे क्षेत्र को ये जियो ट्रैपिंग करना चाहते हैं, एक तरीके से जानना चाहते हैं कि यहाँ के कोने कोने में हमें किस तरह से ऑपरेशन करने हैं। तो यूएसए का यहाँ पर जो रोल आप देखेंगे, वो रोल भारत को कोई हेल्प करने के लिए नहीं होगा, वो रोल इसलिए होगा कि भारत की स्ट्रेटेजी जान सके, और वो रोल हो सकता है इसलिए भी हो कि बांग्लादेश को मदद पहुंचा सके, फिर बांग्लादेश से बार्गेनिंग कर सके।
और आप ट्रंप को कभी ये ना समझें कि ट्रंप भारत के साथ ही है, बांग्लादेश के खिलाफ ही है। नो डाउट वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है, लेकिन अगर उसे कल को लगा कि मोहम्मद यूनुस से 100 रुपए का भी फायदा हो रहा है, वो तुरंत उससे भी हाथ मिला लेगा। ट्रंप केवल पैसों के साथ है, आप समझिए। हाँ, लेकिन ट्रंप का ये मकसद नहीं है कि हमें जो है बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाना है, या वो वाली थिंकिंग नहीं है जो डेमोक्रेट्स की थी। ट्रंप का बस उद्देश्य ये है कि बांग्लादेश से भी पैसा आए, भारत से भी पैसा आए, चाइना से भी पैसा आए, पैसा पैसा आना चाहिए बस, उसका वो वाला उद्देश्य है। इसलिए वो मोहम्मद यूनुस के साथ वैसा एंगेजमेंट नहीं रख रहा। मोहम्मद यूनुस पैसा देने वाली पार्टी नहीं है, पैसा लेने वाली पार्टी है, इसलिए अभी तक दूर है उससे। बाकी कल को मान लो मोहम्मद यूनुस से कोई पैसे वाली बात दिखती है तो हो सकता है ट्रंप उसके पास भी आ जाए, ये संभावना है, ठीक है ना। तो अभी ये चल रहा है, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जब वहां पर एक और तख्ता पलट आप देखेंगे। और उसके बाद वहां पर कई सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ लोकल ग्रुप्स हैं, कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो भरे बैठे हैं। भारत को कुछ नहीं करना, जब ये आर्मी को हुआ हो तो उनको भड़का देना है, उसके बाद अपने आप खेल हो जाएगा। ये पूरी अभी तक प्रोग्रेस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।